करवा दिया, मंगलसूत्र पहनवा दिया, हम लोग छीन रहे तो पहनवा रहे, पहनवाओ ना। क्या गजब है प्रधानमंत्री, कोई स्तर नहीं है, कोई स्तर नहीं रह गया। आप देखिए। नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। चुनाव चौथे चरण के हो चुके हैं, 3 चरण चुनाव और बाकी हैं, होने जा रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट आने वाला है यह तो 4 जून को चलेगा पता। लेकिन जिस तरह से चीज़ चल रही है और जिस तरह से यहाँ पटना में नरेंद्र मोदी का एक रोड शो हुआ है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए मामले पर हम बात करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभात कुमार से। प्रभात कुमार से हम बहुत से जानेंगे और सीधा आइए उनसे मिलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है समरभूमि में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। प्रभात जी, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अभी नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था। रोड शो के बाद दूसरे दिन 13 तारीख को वह यहाँ पर गुरुद्वारा गए, उसके बाद वो पुनः वापस चले गए। उसी दिन खबर आती है कि यहाँ के हमारे छोटे मोदी सुशील मोदी के देहांत हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जमराज बन करके आया और सुशील मोदी को उठा कर लेकर चला गया। इस मामले पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हम तो सुशील मोदी की मौत पर, उनके निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वो एक जुझारू और अच्छे माने राजनीतिक में एक अच्छी पहचान रखने वाले और अच्छे मेहनत करने वाले, बड़ी सादगी से जीवन जीने वाले नेता थे। अब जहाँ तक ये जमराज वगैरह की बात होती है तो माने ये वही लोग जो हिंदुत्व का जो ढोंग पाल करके जो चल रहे हैं, धर्म का जो ढोंग पाल कर चल रहे हैं, जो जिसकी जन्मदाता भाजपा या आरएसएस है, तो वही अगर ये बोल रहे हैं तो ये आवाज़ भी वहीं से उठेगी। जो धर्म भीरू लोग हैं वही ये जमराज फलना लेके चले गए और ये सगुन अपसगुन वाली बात उठाएंगे। मोदी जी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और इधर कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले उन्होंने अंत में ये सार्वजनिक किया अपनी बीमारी को। पहले बता भी नहीं रहे थे और सार्वजनिक किया था फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कि मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ, कैंसर है गले का और अब बताना ज़रूरी हो गया है। तो बीमारी है वो किसी की जान और जानलेवा बीमारी थी, कभी भी उनकी जान जा सकती थी। तो ये एक महज संजोग है कि मोदी आए और उसके अगले दिन उनकी मौत हुई, उनका निधन हुआ। तो मैं इसको उस नज़रिए से, मैं समाजवादी आदमी हूँ, घोर नास्तिक आदमी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लोग ये संजोग जोड़ने वाले जो लोग हैं वो बोल सकते हैं कि हाँ ये। प्रभात जी, हमको एक चीज़ चाहिए, सुशील मोदी नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा था नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी जब रोड शो किए तो मैं उस रोड शो की रिपोर्टिंग कर रहा था। उस रोड शो में मैंने देखा, जैसे कि मैं उसमें कोतवाली थाना के पास था, वहाँ 4 रोड चलते हैं, एक आर पार निकलता है। तो दोपहर से ही रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, बल्कि लोग बोलते हैं सुबह से ही रोड ब्लॉक कर दिया गया था। सैकड़ों लोग जो इस पार से उस पार जाने वाले हैं या उस पार से इस पार आने वाले लोग थे, वो फंसे रह गए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि भूखे प्यासे मतलब फंसे रह गए, कोई ट्रैफिक बंद था, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी। तो क्या यह जो लोगों को फंसाने का जो सिलसिला किया गया, रोड शो को लोगों को जुटाने का एक कवायद था या वास्तव में लोग उसमें आए थे? इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये तो हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं कि मोदी जी का कार्यक्रम जब भी होता है, नरेंद्र मोदी जी का, तो वो बहुत दूर दूर से लोग लाए जाते हैं। जहाँ से भी लोग आ सकें वहाँ से उनको पूरी सुविधा दी जाती है लाने के लिए, और वो जुटाई गई भीड़ होती है। किसी को आज माने जैसे पटना दोनों लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ भाजपा का ही सीट जीता हुआ है, लेकिन फिर भी
अगर वहाँ दूसरे दूसरे ज़िलों से लोग लाए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के प्रति मोदी जी को देखने की कितनी जिज्ञासा रही होगी। और दूसरी बात, मीडिया में ये प्रचारित किया गया जन सैलाब जुटा हुआ था, ये हुआ अब 2 किलोमीटर का उनका रोड शो था। 1.5 किलोमीटर, माने पेपर में 2 किलोमीटर भी आ रहा है, तो अगर 2 किलोमीटर भी माने उसको, तो 2 किलोमीटर सड़क, चौड़ी सड़क है हालांकि, लेकिन 2 किलोमीटर सड़क को आप देखे होंगे कि किस तरह से बैरिकेड किया गया था। तो जहाँ से बैरिकेशन है उसके अंदर लोग माने ही थे, माने जो घर मकान बना हुआ उसके बाद थोड़ी सी जगह उसके बाद बैरिकेशन है। तो बैरिकेड और घर के बीच में जो जगह है 5 फीट 7 फीट जगह रहती है, या 10 फीट मुश्किल से कहीं कहीं होगी, कहीं 5 फीट भी होगी। हम बैरिकेड बाद में खुलते, जिस समय खुल रहा था बैरिकेड, मैं उधर से गुजर रहा था तो देखा था। तो आप अंदाज़ा लगाइए ना कि आप गिन लीजिए, आप आदमी गिन सकते हैं कि कितने लोग खड़े हो सकते हैं उसमें। 2 किलोमीटर में दोनों साइड भी अगर आदमी थे तो 7 दूना 14 फीट का माने चौड़ाई और 2 किलोमीटर। इसमें अरे हमारी पार्टी की रैली होती तो इतने लोग तो चाय के दुकान पर बैठे रह जाते हैं। रैली में पटना आते हैं लोग और उनको चाय पीते रह जाते हैं, ये जितना जन सैलाब जिसको बताया जा रहा है। तो कोई जन सैलाब वगैरह नहीं था। हाँ, ये है कि ये ड्रामा हुआ ही है यह दिखाने के लिए कि देखिए मोदी जी आए, भाई पटना में आए, रोड शो किए, तो ये मजमा लगाया गया था। और ये माने उसको कहिए कि स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं थी, जुटाया गया भीड़ था उसमें। मेरा एक सवाल रहेगा कि मोदी जी के आने से आप लोग कितने घबराए थे? घबराहट हुई? नहीं, घबराना क्या, हम तो बता रहे हैं कि अगर 10,000 आदमी पटना में जुट गए मोदी जी को देखने के लिए, तो इसमें कौन सा करिश्मा हो गया? क्या करिश्मा है मोदी जी में जो हम लोग घबरा जाएंगे? कह तो रहे हैं कि जितने लोग खड़े होंगे ना 2 किलोमीटर में, उससे ज़्यादा तो हम लोग की रैलियों में लोग चाय पान की दुकान पर और क्या बोलते हैं इको पार्क घूमने में रह जाते हैं, गांधी मैदान जाने के बजाय। तो वो इसको हम क्या कहेंगे? हम लोग घबराना क्या है? अभी हाल ही में ना हम लोग की रैली हुई थी, जन विश्वास रैली। आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। भाजपा आज भी रैली करके दिखा दे उतनी बड़ी। आप बोले घबराए नहीं हैं, लेकिन मैं उसमें वहीं था और मैं संडे का दिन था वो, और मैं भाजपा ऑफिस से आगे बढ़ करके राजनीति कार्यालय गया था, प्रदेश कार्यालय जो आपका है बिशन पटेल मार्ग में। वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ देखा मैंने दोनों गेट बंद है, ना अंदर कोई है ना बाहर कोई है। एक द्वारपाल जो वहाँ पर गेट ताला बंद करते थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर मुझे किसी से बात करनी है तो वो कौन मिलेंगे यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि आज संडे है, आज कोई नहीं मिलेंगे आपको। तो ये तो घबराहट दिखाता है आप लोगों को कि मतलब मोदी का आने के साथ लोग इतने आतंकित थे कि अपने ऑफिस तक बंद कर दिए। नहीं, देखिए अमूमन रविवार को पार्टी कार्यालय बंद रहता है, लोग कम ही लोग आते हैं। माने कोई अति आवश्यक बैठक हुई तभी लोग आते हैं, नहीं तो संडे को माने रविवार को के दिन एक तरह से छुट्टी का दिन माना जाता है और उस दिन कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है। तो आमतौर पर जो स्टाफ है वहाँ, चाहे जो लीडर या कार्यकर्ता, तो कोई लीडर नहीं पहुँचेंगे तो कोई कार्यकर्ता क्यों पहुँचेगा वहाँ। दूसरा, चुनाव का समय है तो सारे बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, वर्कर हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं अपने कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में। तो आप उस दिन जो माने आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, संडे था एक तो ये स्वाभाविक था कि उस दिन वहाँ लोग नहीं रहेंगे। और ये भय का कोई बात नहीं है। मोदी जी के और भाजपा से यहाँ आरजेडी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है और भयभीत होने वाला नहीं है। ये हम लोग चुनाव में भी दिखा देंगे कि हम लोग का क्षमता क्या है। अभी आपके नेता जेल में थे, जिसमें इंडिया गठबंधन में आप हैं, उसमें आपको अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए 21 दिन के प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो इसको किस रूप में देखते हैं? कितना प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव पर? नहीं, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक नेता जो जिन्होंने इतना अपनी पार्टी खड़ी की है और लोगों के भरोसे पर खड़े उतरे हैं,
तो उनको जैसे अपनी बात को रखने का जब सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है, और अगर वो जेल में रहते तो उनका मैसेज आता, लोग पढ़ के सुनाते मन से कि भाई केजरीवाल साहब ने ये बोला है, और वो अपने मुंह से अपने सामने अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने बात रखी भी है, अपना पूरा एजेंडा जो है चुनाव का, घोषणा पत्र एक तरह से उन्होंने रखा, क्या क्या वो करेंगे आने वाले चुनाव के बाद अगर जीत होती है महागठबंधन की या इंडिया गठबंधन की कहिए, तो क्या कर पाएंगे और उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। जनता भूल जाती है कार्यों को, तो उन्होंने पिछले 10 साल होने जा रहा है उनका 2 टर्म में, तो उन्होंने क्या क्या किया है, स्कूल बनवाया, मैंने कितने सारे स्कूलों की स्थिति सुधारी, और वहाँ जो जो सुविधाएं दी, बिजली का, बस में महिलाओं का जो यात्रा को सुलभ बनाने के लिए, तो इन सभी का जो उन्होंने एक ब्यौरा दिया लोगों के सामने, तो उसका असर तो पड़ेगा लोगों के ऊपर, और लोगों में एक सहानुभूति की लहर भी दौड़ती है, और उनको जनता को पता है कि 21 दिन के बाद फिर मेरा लीडर जेल में जाने वाला है। तो ये एक भावनात्मक लगाव जो, और माने भावनात्मक जो चीज़ें होती है अपने लीडर से, वो जुड़ाव, तो वो एक बार सामने लीडर के आ जाने से काफ़ी बहुत अच्छा। आपने एक मुझे बताइए कि आप नरेंद्र मोदी यहाँ आए, रैली किए, क्या बोलते हैं वो, पैदल मार्च किए, कितना असर, कितना वोट कटेगा आपका, और कितने सीट आप हारेंगे? मेरा वोट कटने का बात नहीं है, मोदी जी के आने जाने से हम लोग का वोट नहीं कट, हम लोग का वोट फिक्स है, हम लोग का वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। उनका वोट जो टूट रहा है वो कितना बचा पाए आकर के, अगर उनका वोट, मेरा वोट कटने की बात रहती, वो उनका वोट टूट रहा है, और इसको बचाने में देख रहे हैं कि ये तो इस पर रिकॉर्ड तोड़ बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो उनको अपने वोट खिसकने का डर लग रहा है, और वोट खिसक रहा है। जैसे कई जगह से जो खबरें आ रही हैं, एक बात बता रहे हैं कि जुआ जो 2014 में एक मोदी जी के छलावे में आकर एक सपना पाल लिया था कि ये अब हमारा कल्याण करेगा, यही रोजगार देगा, 2 करोड़ नौकरी की जो बात उन्होंने की थी, तो जुआ 2014 से 2024 आ गया है। 10 सालों में किसी, मान जो जुआओं के लिए जिन्होंने कार्यक्रम की घोषणाएं की थी, उन सभी पर मोदी सरकार बिल्कुल फेल रही है, और जुआओं में एक असंतोष पैदा हो गया है, वो टूट रहे हैं, टूट चुके हैं। मतलब आप असंतोष की बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको, उसी रैली में जब मोदी का रोड शो हुआ था, उस रोड शो में लगभग 20 महिलाएं टी-शर्ट पहनी हुई थी सफ़ेद रंग का, उस टी-शर्ट पर उनके आगे लिखा हुआ था रोजगार मतलब नरेंद्र मोदी, टी-शर्ट के पीछे लिखा हुआ था रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो रोजगार को तो वो दे रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि उन दे रहे हैं। नहीं, आप ये तो आंकड़े बताएंगे ना। जैसे आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने कहा था केंद्र सरकार ने नहीं, मोदी ने वादा किया था, घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था 10 सालों में। तो रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी की बात कही थी, रोजगार की बात नहीं कही थी। तो उन्होंने कितनी नौकरियां दी, बल्कि सरकारी विभागों से नौकरियां ख़त्म कर दी उन्होंने। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो टी-शर्ट पर लिखा हुआ था झूठ लिखा हुआ था? हाँ, वो नारा है, ठीक है, भाग उनके समर्थक कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल ये था कि आप, भाजपा का कहना है कि आपकी पार्टी में, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं उसमें, और जब अगर ये जीत करके सरकार बन जाती है तो इसमें आपसी में सरफुटवल काफ़ी होगा कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, और इस तरह की स्थिति होगी तो आपको फर्दर जो है आपका मतलब हर 6 महीने में एक प्रधानमंत्री बनना शुरू हो जाएगा आपका। तो इतने सरफुटवल क्यों है आपकी पार्टी में, इंडिया गठबंधन में? अच्छा, ऐसा दिखता है आपको कि सरफुटवल है? कितने देखते कि स्मूथली सीटों का बंटवारा हो गया, सारी पार्टियां का एजेंडा तय हो गया, एक कॉमन प्रोग्राम बन करके घोषणा पत्र बन गया इंडिया गठबंधन का। तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ फुटबॉल की नौबत है। और जब जीत करके सब लोग जाएंगे, जिनका जितना प्रतिनिधित्व रहेगा उसी हिसाब से उसमें देखा जाएगा कौन बड़े लीडर हैं। सब लोग, सारी पार्टियां मिल करके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करेगी, जो पार्लियामेंट्री
इसका माने जो पार्टी होगी उसको जो उसका लीडर जो चुने जाएंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अभी ये इस कल्पना में क्यों जी रहे हैं और ऐसी तानाशाही भी क्यों कि प्रधानमंत्री 10 साल तक रहेगा। और अभी हालत ये है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि इन लोगों के बीच में सुरफटौल होगा, तो अगर सारी पार्टियों का अगर एजेंडा, सारी पार्टियों का अलग अलग, चूँकि हर पार्टी की विचारधारा अलग है, कुछ कार्यक्रम अलग हैं, कोई क्षेत्रीय है, कोई नेशनल है, तो सबका अलग अलग एजेंडा है और सबके मिला करके अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं और उस पर अगर कोई सरकार चलती है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी देखिए कि मोदी के सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर, हम कह रहे हैं कि ये जो बात निकल के आई है उन्हीं के एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की बात है जो शिक्षा विभाग में था उस समय, और उन्होंने कहा कि मोदी के सरकार में कोई भी मंत्री को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इजाज़त नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भूल जाइए, प्रेस रिलीज देने का अधिकार नहीं है। मंत्री प्रेस रिलीज अपने PMO में भेजता है और वहाँ से अप्रूवल के बाद ही वो प्रेस रिलीज निकलता है। तो ये अगर इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी मजबूती से अभी सरकार में है, तो ये तानाशाही है। लेकिन अगर यही यहाँ तो होना चाहिए ना, विभाग को कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने विभागीय मामलों के बारे में जनता को बताएंगे, देश को बताएंगे। तो यहाँ ये स्थिति है कि एक तानाशाही है, भाजपा में खुद में तानाशाही है, देश पर तानाशाही थोप रहे हैं और उनके अंदर भी एक तानाशाही चल रही है जो नरेंद्र मोदी है तानाशाह। तो सवाल है कि अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगा रहे हैं तो ये उनके अंदर का जो क्या बोलते हैं माने संकुचन है, दबे हुए हैं और झेल रहे हैं तानाशाही, तो उनको एक माने घुटन का या कुंठा जो पनप रही है, वो कुंठा उनको दूसरे नज़र में, दूसरे रूप में देख रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। अगर 6 महीने का प्रधानमंत्री बनने का बात तय भी हो जाए तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक ढंग से अच्छा है। अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सब लोग काम करें तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती होगी। मेरा एक सवाल होगा कि जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है, तो कोशिश करती है कि विपक्षी जितने भी उम्मीदवार हों या तो घर बैठ जाएं या फिर वो लड़े ही नहीं, ताकि वो निर्विरोध जीत जाएं। ये आपको सूरत में हुआ था, खजुराहो में दोहराई गई थी, अन्य कई जगह पर ऐसी घटनाएं हुई है, अभी बनारस में भी चल रहा है। मेरा सवाल सीधा रहेगा आपसे कि आपके कितने उम्मीदवार मोदी के पक्ष में जाकर के खुद का नामांकन रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं या निर्विरोध जीतने की कोशिश करा रहे हैं उसको? मेरी पार्टी के उम्मीदवार तो मेरी पार्टी के उम्मीदवार तो कोई उनके डर से सरेंडर नहीं किया है। और कांग्रेस के अभी 3 चरण के बाकी हैं, कितने करने की उम्मीद करते हैं आपका जो सेंटर करेंगे? बिहार में तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो भाजपा के माने को इतना क्लियर दे देगा कि हाँ हम नॉमिनेशन वापस कर लिए और उनको निर्विरोध जिता दिया जाए। बिहार में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं और कोई सीट पर ऐसा नहीं होने वाला है। और जहाँ तक जो चल रहा है, जो 2-3 उदाहरण आया है और लोग इसको माने जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो इसको बोल रही है कि बनारस में भी यही होने वाला है, तो लोगों को डर सता रहा है कि बनारस में भी ऐसा ही करेंगे। और कुछ हुआ भी है, कुछ लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, जो निर्दलीय थे उनको नॉमिनेशन करने से रोक दिया गया है। तो वो एक प्रयास है कि भाई ज़्यादा लोग रहेगा नहीं तो मैनेज कम लोगों को करना पड़ेगा, तो हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को ज़रूर सबक मिला होगा सूरत से और जहाँ जो हुआ खजुराहो, तो उसको कांग्रेस को ज़रूर सबक मिला होगा। और ये उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की बाद में, कई दिनों तक 20-21 दिनों के बाद वो मीडिया के सामने आए। उनका क्या नाम था जो सूरत में जो थे कांग्रेस के कैंडिडेट, तो उन्होंने बताया कि हम कांग्रेस से बदला लेना चाहते थे। उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिला था
टिकट मिला था, अंतिम समय में उनको टिकट वापस ले लिया गया था, उनका सिंबल। इसका बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये धोखा किया कांग्रेस के साथ। तो वो उनका अगर इंटरनल मामला था कांग्रेस और उनके बीच का, ऐसा हालांकि बहुत ही माने गड़बड़ है, ये होना नहीं चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन ये अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो भाजपा यही चाह रही है। हम तो बोल रहे हैं कि आने वाला चुनाव जो है, अगला ये चुनाव अगर पूरा हो जाता है, मुझे भरोसा नहीं है कि ये चुनाव भी पूरा होगा। ये चुनाव हो सकता है 7वां चरण तक नहीं हो, 6ठा चरण से आगे चुनाव नहीं हो, मैंने ऐसी शंका लग रही है हमें। जो हालत है मोदी की, उससे लग रहा है। तो अगर ये चुनाव हो भी जाता है और अगर भाजपा की सरकार बन जाती है, जैसा कि इन्होंने नारा दिया है कि 400 पार, अगर 400 पार की सरकार बन जाएगी तो ये अगले बार चुनाव होने नहीं देंगे। इनका नैरेटिव चलना शुरू हो गया है, इनके कार्यकर्ताओं का, इनके लीडर्स का, कि भाई चुनाव में इतना खर्च होता है, जब मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर चुनाव की ज़रूरत ही क्या है। तो ये नैरेटिव जो चल रहा है, ये नैरेटिव इसीलिए चलाया जा रहा है कि ये माने इस तानाशाही को आगे बरकरार रखा जाए और चुनाव का जो एक हथियार है, लोगों का अधिकार है सत्ता को बदलने का, जो क्या बोलते हैं उसको, निरंकुश सत्ता को चेंज करने का जो अधिकार है, वो भी ख़त्म कर दिया जाए। तो इसका एक षड्यंत्र चल रहा है। तो ये भी जो सरेंडर कराने वाली जो बात हो रही है, लोग अपना नाम वापस ले ले रहे हैं, तो ये भी एक उसी काम का, उसी मार्ग पर चलने का एक कदम है। और अब इस बार 2 लोग हुए हैं, अगले बार और कुछ आने वाले अगर चुनाव होते हैं, हो सकता है कई और लोग ऐसे हो। तो ऐसा एक मैसेज आने लगा कि देखिए मोदी के प्रति क्या लोगों को हो रहा है। लोग तो उनको निर्विरोध, उनके कैंडिडेट को आज तक हुआ नहीं था कोई कि निर्विरोध जीते, तो निर्विरोध जिता दे रहे हैं लोग, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही जब होगा हर जगह, चुनाव क्यों कराना, इतना खर्चा देश क्यों उठाए। इसलिए इसको ड्रामा को बंद किया जाए, चुनावी ड्रामा को, और मोदी जी को लगातार शासन करने दिया जाए। तो कारण यही है। और कोई 24 में आप क्या देख पा रहे हैं? 24 में जो दिख रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं। अब उसको हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो आप एक कहावत सुने होंगे कि जब जहाज़ डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं। तो चूहे भागते क्यों हैं? चूहों को पहले आभास हो जाता है कि ये अब जहाज़ डूबने वाला है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि उनकी जो गोदी मीडिया कथित रूप से जो है, तो गोदी मीडिया के कई पत्रकार अभी बगावत करने लगे हैं। अब वो डायरेक्ट सवाल करने लगे हैं, जिस सवाल से पूरी भाजपा को, खास करके नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को जिस सवाल से नफरत है, वो सवाल लेकर के सामने उन्हीं का कुत्ता, उन्हीं का मीडिया जो है, जो उनके कदमों में बिछा रहता था, वो ही आज सवाल खड़ा कर रहा है। तो उनको आहट मिल गई है कि ये सरकार जा रही है। और मोदी का भी भाषण का नैरेटिव देखिए, तो पहले चरण में जो घूम रहे थे वो उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास और ये सब की बात कर रहे थे, 5 किलो राशन, किसान को जो 2000 रुपया दे रहे हैं, सम्मान, किसान सम्मान योजना का, इसकी चर्चा कर रहे थे। दूसरा चरण आते आते वो हिंदू मुसलमान पर फिर से आ गए। तो उनका जो भी अगर जिस चीज़ को दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने ये काम किया, हमने जनता को ये दिया, तो उससे वो भटक रहे, मतलब उससे बदल दिया, नैरेटिव उनका चेंज हो गया, उनका नारा बदल गया। अब फिर से वो पुराने हथियार हिंदू मुसलमान पर आ गए। कहने का मतलब कि उनको लग रहा है कि उनका जो पुराना जो नारा था, जो पहले चरण में जिन बातों को उन्होंने रखा, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब तीसरे चरण की बात देख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हम हिंदू मुसलमान के बीच में, माने मुसलमान हमारे तो प्रिय हैं, ऐसे है, अब मुसलमानों के फेवर में बोलना चाह रहे हैं कुछ। तो ये एक भ्रम पैदा कर रहे हैं और खुद ही भ्रमित लग रहे हैं। अभी वो अजीब हरकत कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है, उनकी बातों से लगता है कि वो उन्हें हार दिख रही है सामने और इसीलिए। लेकिन उन्होंने स्पष्ट एक चीज़ कहा है कि अगर सरकार बनती है इंडिया की, अगर सब दावा किया 4 जून को आपकी सरकार बनने जा रही है, तो उनका कहना है कि आप किसी का भैंस खोल लेंगे। काय भैंस खोलिएगा आप किसी का? नहीं, भैंस कौन किसका खोलता है?
उन्होंने नहीं भैंस खोला है, उन्होंने सारे व्यापारियों जितने उद्योगपति थे सारे उद्योगपतियों की भैंस खोल करके अडानी और अंबानी के खूंटे में बांधने का काम किया है। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की कि कामों का बंटवारा कर दिया है। ये पूंजीवाद के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है। पूंजीवाद में अगर ईमानदारी से सभी को कंपटीशन में रहने का मौका दिया जाएगा तो उद्योगपति अपने अपने क्षमता के अनुसार अपना विकास करेंगे, लेकिन यहाँ मजबूरन सारे जो ठेकेदारी जितना विभाग है जहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है उन सब में अडानी और अंबानी के बीच में बंटवारा कर दिया है। कुछ क्षेत्रों में अडानी अकेले रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में अंबानी अकेले रहेंगे और एक दूसरे से भी कंपटीशन नहीं करेंगे। ये चल रहा है इनका। तो सारे व्यापारियों सारे उद्योगपतियों का भैंस खोल करके इन्होंने और अडानी अंबानी के खूंटे में बांधने का काम किया। तो और हमारी गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग भैंस खोलने का काम कर रहे हैं। आप आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप मंगलसूत्र बेच देंगे। अरे ये खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके आदमी खुद कहा है अपने भाषणों में कि हमने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच दिया था, उसके बाद हम निकले चाय का दुकान के, क्या क्या नहीं किया। झूठ बोलता रहता है हमेशा, तो झूठ बोलता रहा, अभी नया कुछ बात बोलेगा। तो जो आदमी मंगलसूत्र जो होता है उसकी कीमत पर मत जाइए रोहित जी। मंगलसूत्र किसी महिला का एक सम्मान होता है, वो उसकी पहचान होती है कि उसका पति उसके साथ है। मंगलसूत्र हो सकता है कि सोने का हो और हो सकता है कि किसी गरीब के पास सोने का नहीं हो। देहात में हम लोग उसको ढोलना बोलते हैं, हमने मगध में देखिएगा ढोलना उसको कहा जाता है। ढोलना कोई ज़रूरी नहीं कि सोने का हो। मंगलसूत्र असल मंगलसूत्र जो होता है वो ढोलना ही होता है, क्योंकि शादी के दिन उसको वही माने उसके सुहाग की निशानी होती है। जिस दिन वो उसको ढोला पहनाया गया समझिए कि उसकी शादी हो गई फाइनल। सिंदूर लगाया गया, ढोलना पहनाया गया, तो उसकी कीमत जो है ना, मंगलसूत्र के सोने की कीमत अमीर लोग होते हैं 2-2 किलो का हो सकता है मंगलसूत्र पहने। अंबानी की पत्नी 2 किलो का सोने का बनाएगी, वो उसके पास क्षमता है। किसी गरीब के पास नहीं है क्षमता सोना का मंगलसूत्र पहनने का। लेकिन मंगलसूत्र का महत्व उसके सोने पर नहीं है, मंगलसूत्र की मर्यादा है। एक महिला गर्व से पहनती है कि मेरा पति है और हमारे मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मेरा पति खड़ा है मेरे पीछे। और इसीलिए देखते हैं कि महिलाएं माने जो हमारा समाज है उसमें अपने पति को लगता है कि मेरा रक्षक, मेरा सब कुछ। जब तक कुंवारी रहती है उसको समझती है मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा रक्षक है। उसी तरह से शादी के बाद इस आदमी ने तो अपनी पत्नी को उस लायक नहीं छोड़ा, आज मंगलसूत्र की बात कर रहा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा, बिहार में मोदी के आने के बाद कितने सीट पर आप जीत रहे हैं? देखिए, चुनाव का जब शुरू हुआ था रोहित जी, उस समय ये लोग तो हालांकि 40-40 कर रहे थे कि इस बार हम लोग 40 सीट जीतेंगे। 39 पिछले बार रह गए थे, इस बार 1 सीट और बढ़ाएंगे। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ था यहाँ, उस समय जो आ रहा था रिपोर्ट और सर्वे का भी रिपोर्ट आ रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि 30 के करीब वो लोग जाएंगे मैक्सिमम, और हम लोग 10-11 हम लोग के पास आएगी सीटें। लेकिन 4 चरण के चुनाव हो गए हैं जब, और जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे ये स्थिति बदली लग रही है। बल्कि कई गो जैसे सर्वे रिपोर्ट कुछ आया है जिसमें तो उलट स्थिति बता रहे हैं लोग। अब तो लोग बोल रहे हैं कि अब 10 के अंदर 10-12 पर सिमट जाएंगे एनडीए वाले और बाकी सीटें हम लोग जीतेंगे। ये स्थिति पैदा हो गई है। तो मोदी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वोटरों ने अपना मन बना लिया है। युवा इस बार मोदी के एकदम से खिलाफ हैं, चूँकि उन्होंने उनकी नौकरियां बल्कि छीन ली हैं, नौकरी के अवसर को छीन लिया। अग्निवीर जो सेना में बहुत सारे लोग जाते थे, ज़्यादातर युवा जो कम पढ़े लिखे थे वो सेना में जाना चाहते थे, और सेना की नौकरी को अग्निवीर में बदल करके वो छीन लिए। रेलवे में नौकरियां घटा दी हैं। 2 करोड़ रोजगार का झूठा, 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा आज अभी तक उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो युवा इनके अब बिल्कुल ही खिलाफ हो चुका है। तो वैसी स्थिति में इनका आना जाना, अब लोग इनको मजाक बना रहा है। इतनी सुरक्षा इनके साथ रहती है, अगर ये सुरक्षा नहीं रहे
तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग घूमते हैं जिस तरह से, वैसे घूमें तो इनको जूते से लोग मारें, सारे जुआ जुट करके जूते मारेंगे इनको। बल्कि इनको खुद चाहिए था, इन्होंने कहा था इसके बाद नोटबंदी के बाद कि मैं चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा और जिसको जूता मारना होगा मार लेंगे। तो नोटबंदी का तो पूरा खुद ही रिजर्व बैंक बता रहा है नोटबंदी फेल था। तो नोटबंदी जब फेल है तो उनको तो चौराहे पर लोग इंतजार कर रहा था, चौराहे पर आना चाहिए था उनको, आया नहीं चौराहे पर। आज अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो उनको जूता मार करके लोग उनकी ये आपने बहुत बड़ी बात कहा है इन्होंने कि नरेंद्र मोदी अगर केजरीवाल की तरह सड़क पर घूमे अकेले, अगर तुमको लोग पीट दें कहीं भी, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बुरे काम किए हैं, इनका दावा है। और बहरहाल जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र और अन्य चीज़ की बातें की है वो महिला का सम्मान है, और महिला का सम्मान भाजपा किस तरह से किया है मणिपुर में आप देख सकते हैं, या फिर आप पार्लियामेंट बेटियों के साथ में जो किया गया है वो देख सकते हैं, या अभी 3000 वीडियो वायरल हुआ है एक रेवन्ना का, प्रज्वल रेवन्ना का, जिसने बलात्कार किया है महिलाओं के साथ में, उसका वोट मांग रहे थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद अपने से। तो क्या स्थिति बनी हुई है ये आप देख सकते हैं, महिलाओं का सम्मान किस तरह कर रहे हैं ये। इसी तरह से अन्य सवालों के जवाब इन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया है और बताया है कि 14 के लोकसभा चुनाव में के बाद 4 जून को जो रिजल्ट निकल के आएगा वह एनडीए को सरकार हट जाएगी और इंडिया की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इसको लेकर के कोई खरपटोल नहीं है, किसी तरह का बहस विवाद नहीं है, शांतिपूर्ण किसी को प्रधानमंत्री चुना जाएगा, चुन लिया जाएगा और प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद जो करना है वो करेंगे। उन्होंने जो वादे किए अपने वादे कितना खरा होते हैं ये तो उनके सरकार बनने के बाद चलेगा पता। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी पटना आए, पटना बिहार में कई जगह घूमे और उसका कोई मतलब उनको फ़ायदा की जगह नुकसान की ही होगा उनको, ये इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। इसी के साथ प्रभात जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। मैं अपने दर्शकों से विदा लेना चाहता हूं और मैं बताऊंगा कि आप हमारे जैसे छोटे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समाज के बीच में फैल सके, बैठ सके और एक नया समाज, एक नया बिहान हो सके। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।